हमारा टॉपिक चल रहा है तो द्वितीय अफगान साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं शेरशाह सूर। लास्ट लेक्चर में हमने है वो केंद्रीय प्रशासन डिस्कस किया था। आज शासन व्यवस्था को ही कंटिन्यू करेंगे। शासन व्यवस्था के अंतर्गत अब हम देखेंगे प्रांतीय शासन। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह ने राज्य को अनेक भागों में बांटा था, किंतु इस बंटवारे के संबंध में विद्वानों में मतभेद देखने को मिलते हैं। कानूनगों के अनुसार शेरशाह ने राज्य को सरकारों में बांटा था, जबकि डॉक्टर परमात्म सरन के अनुसार उसने राज्य के प्रांतों में बांटा था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार इन भागों को इक्ता कहा जाता था। राज्य की सबसे बड़ी इकाई का शासन प्रबंधन मुख्य शिकदार और मुख्य मुंसिफ के हाथों में था। मुख्य शिकदार एक सैनिक अधिकारी होता था जो कानून और व्यवस्था बनाए रखता था और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कर उन पर निर्णय देता था। परगनों के शिकदार उसके अधीन होते थे। मुख्य मुंसिफ एक असैनिक अधिकारी होता था। संभवतः मुख्य शिकदार मुख्य मुंसिफ के साथ अदालत में बैठता था। इन दोनों अधिकारियों को सहायता देने के लिए अनेक क्लर्क आदि होते थे, जिन्हें वेतन एवं भत्ते सरकार अथवा प्रांत की वार्षिक आय से दिए जाते थे। शेरशाह स्वयं इन दोनों अधिकारियों के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता था। परगनों की शासन व्यवस्था। राज्य की सबसे बड़ी इकाई को अनेक परगनों में बांटा गया था। प्रत्येक परगने का शासन प्रबंध शिकदार, मुंसिफ, खजांची और कारकुन के हाथों में होता था। शिकदार का मुख्य कार्य चोर, डाकुओं व विद्रोहियों को कुचलकर शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। मुंसिफ परगने के राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था। वह भूमि की पैमाइश करवाकर भूमि कर निश्चित करता था, और यदि कोई किसान समय पर निर्धारित भूमि कर नहीं देता था तो मुंसिफ उन्हें दंडित कर सकता था। खजांची परगने के खजाने का अध्यक्ष होता था, जिसका मुख्य कार्य रकम एकत्रित कर उसकी सूचना शिकदार को देना था। प्रत्येक परगने में 2 कारकुन होते थे, एक हिंदी में तथा दूसरा फारसी में, जो फैसलों का रिकॉर्ड बनाते थे तथा मुंसिफ के कार्यों में सहायता करते थे। ग्राम प्रशासन के अंतर्गत हम देखें व्यवस्थाएं तो शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। प्रत्येक गांव में एक मुकद्दम होता था, जो किसानों में राजस्व वसूल करके उसे राज्य के कोष में जमा करता था। गांव में अपराधियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ने का दायित्व भी उसी का था, किंतु यदि वह अपराधियों को पकड़ने में असफल रहता तो उसे कठोर दंड और कभी कभी तो उसे प्राणदंड भी दे दिया जाता था। इसलिए उसमें दायित्व की भावना जागृत होती थी। मुकद्दम के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में पटवारी और चौकीदार भी होते थे। पटवारी भूमि कर का हिसाब रखता था तथा चौकीदार उसकी सहायता करता था। प्रत्येक गांव स्वतंत्र ग्राम पंचायतों के अधीन होता था। गांव की सुरक्षा व सफाई तथा गांव के झगड़ों का निर्णय करना पंचायत का काम था। ग्रामीण जनता अपनी उपज बेच सके तथा आवश्यक वस्तुएं खरीद सके, इसके लिए 10 गांवों का एक मंडल बनाया गया था, और इस मंडल के लिए सप्ताह में एक बार बाजार अवश्य लगता था, और जहां ग्रामीण जनता अपनी उपज बेचने व आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए जाती थी। भूमि कर व्यवस्था। भू राजस्व को लेकर देखें तो शेरशाह ने अपने पिता की जागीर का प्रबंधन करते हुए भूमि संबंधी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसी कारण शासक बनने के बाद वह श्रेष्ठ भूमि कर व्यवस्था स्थापित करने में कामयाब हो पाया। शेरशाह की इस व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। शेरशाह के पूर्व दिल्ली के सुल्तान भूमि को अपनी निजी संपत्ति समझते हुए मनमाना भूमि कर वसूल करते थे, जिससे किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय रहती थी। किसानों को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता था शेरशाह, अतः उसने भूमि की पैमाइश करवाकर प्रत्येक श्रेणी की भूमि का क्षेत्रफल रजिस्टर में दर्ज करवाया। भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया: उत्तम, मध्यम और निम्न।
इन तीनों श्रेणियों की भूमि की उपज को जोड़कर 3 से विभाजित कर प्रति बीघा भूमि की औसत पैदावार निकाली जाती थी। पैदावार का 1/3 हिस्सा भूमि कर के रूप में लिया जाता था, किंतु कानूनों के अनुसार 1/4 हिस्सा लिया जाता था। किसानों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भूमि कर अनाज के रूप में दे अथवा नकदी के रूप में। प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का पट्टा दिया जाता था, जिसमें किसानों की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की स्थिति और किसान द्वारा अदा किया जाने वाला लगान दर्ज होता था। प्रत्येक किसान को एक कबूलियत नामक प्रलेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसके अंतर्गत किसान भूमि कर के नियमों को अपनी स्वीकृति प्रदान करता था। शेषशाह ने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश दिया था कि पैमाइश के समय नम्रता बरतें, किंतु भूमि कर वसूल करते समय नम्रता न बरती जाए। शेरशाह ने अपने संपूर्ण राज्य में लगान की दर एक समान निश्चित नहीं की थी। राजपूताना, मालवा और मुल्तान में पूर्व की प्रणाली ही प्रचलित रही, जहां बटाई, कनकूद और नकदी प्रणाली चल रही थी। भूमि कर के अतिरिक्त किसानों से अन्य कर भी वसूल किए जाते थे। भूमि निरीक्षकों को मेहनताना देने के लिए जरीबाना नामक कर तथा भूमि कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के लिए मुहासिलाना नामक कर वसूल किए जाते थे, जो अदा किए जाने वाले लगान का लगभग 2.5 to 5% के बीच होता था। दुर्भिक्ष अथवा प्राकृतिक प्रकोपों के लिए भंडार बनाए जाते थे और इसके लिए किसानों से दह-ए-अस्तरी नामक एक अलग से कर लिया जाता था। किसानों को अपनी भूमि में सुधार करने हेतु ऋण दिया जाता था और किसी कारणवश फसल नष्ट हो जाने पर राज्य की ओर से क्षतिपूर्ति की जाती थी। शेरशाह ने अपनी सेना को आदेश दे रखा था कि कूच करते समय खड़ी फसल को नुकसान न पहुंचाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। शेरशाह के उपयुक्त भूमि प्रबंधन में अनेक दोष भी थे। प्रथम तो औसत पैदावार के आधार पर जो लगान वसूल किया जाता था, उससे निम्न श्रेणी के किसानों को हानि उठानी पड़ती थी। दूसरा, किसानों को भूमि कर के अतिरिक्त अनेक अन्य कर भी देने पड़ते थे, जिससे किसान बड़ा कष्टमय जीवन जीते थे। तीसरा, वार्षिक बंदोबस्त के कारण किसानों को बड़ी असुविधा होती थी। चौथा, राजस्व विभाग के कर्मचारी घूसखोरी द्वारा अपना आय बढ़ा लेते थे। इसलिए शेरशाह 1 या 2 वर्ष बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण कर देते थे। पांचवा, जागीरदारी प्रथा प्रचलित रहने के कारण जागीरदार अपनी जागीर का प्रबंधन अपने गुमास्तों द्वारा करते थे, जो किसानों की सुख सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। इन दोषों के बावजूद शेरशाह की भूमि कर व्यवस्था पूर्व प्रचलित व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ कही जाती है। सैन्य प्रबंधन, शेरशाह ने जिस योग्यता से नागरिक प्रशासन में सुधार किया, उतनी ही तत्परता व कुशलता से उन्होंने सेना का पुनर्गठन भी किया था। कानूनगों का मत है कि शेरशाह के अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक प्रणाली को पुनर्जीत कर वास्तविक रूप में शाही संस्था बना दिया था। शेरशाह की सेना में 1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पदाधिक और 500 हाथी और श्रेष्ठ तोपखाना था। यद्यपि उसकी सेना में अफगानों की संख्या अधिक थी, किंतु अन्य जातियों के लोग, यहाँ तक कि हिंदू भी उसकी सेना में मौजूद थे। इसके अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नरों एवं स्थानीय अधिकारियों के पास भी जो सेना होती थी, शेरशाह उनका उपयोग कर सकता था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि शेरशाह ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी थी, किंतु वास्तविकता यह है कि सैनिकों को तो नकद वेतन दिया जाता था, किंतु अधिकारी वर्ग को अब भी जागीरें दी जाती थी। शेरशाह स्वयं सेना में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। शेरशाह के सैनिकों से सीधा संपर्क होता था और उनके कार्य व आचरण को देखकर उनकी पदोन्नति करता था। राजधानी में रंगरूटों की भर्ती स्वयं शेरशाह की देखरेख और निगरानी में होती थी। शेरशाह ने घोड़ों को दाग लगाने की अलाउद्दीन की नीति को अपनाया, ताकि सरकारी घोड़ों का पता लगाया जा सके। एक रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण अब मरियल घोड़े तथा व्यक्तियों को निरीक्षण के अवसर पर लाना असंभव सा हो गया।
सेना को कई भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग एक योग्य सेनापति के अधीन किया गया। सेना में कठोर अनुशासन था और अनुशासनहीनता पर कठोर दंड। न्याय प्रशासन, अगर न्याय व्यवस्था शेषा की देखें तो उच्च आदर्शों पर अवलंबित। वह इस सिद्धांत का पालन करता था कि निर्धन और निकृष्ट जनों की अपेक्षा सरकारी अधिकारियों तथा सम्मान प्राप्त व्यक्तियों के प्रति अधिक कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए। न्याय करते समय वह अपने निकट संबंधियों को भी कोई महत्व नहीं देता था। शेषा कहा करता था कि न्याय सबसे उत्तम धर्म नीति है और काफिरों तथा यामिनों को राजा एक समान दर्जा देते हैं। शेषा न्याय करते समय ऊंच नीच, गरीब अमीर, राजा रंग आदि में भेदभाव नहीं करते थे। यदि कोई उच्च अधिकारी अपराध करता तो शेषा उसे कठोर दंड देते और कहा जाता है कि उसने अपने पुत्र जलाल खां को, जिसने स्नान करती हुई एक स्त्री पर पान का बीड़ा फेंका था, कठोर दंड दिया था। शेरशाह स्वयं राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था और प्रत्येक बुधवार सायंकालीन अदालत लगाता था। दूसरे स्थानों पर मुख्य काजी होते थे। प्रत्येक सरकार में मुख्य शिकदार फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था तथा मुख्य मुंसिफ दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों की सुनवाई। प्रत्येक नगर में काजी न्याय करता था और निजामुद्दीन ने लिखा है कि शेरशाह का भय और उसकी न्यायप्रियता इतनी अधिक थी कि उसके शासनकाल में चोर और डाकू ही व्यापारियों की वस्तुओं पर निगरानी रखते थे। प्रशासन का एक और हिस्सा है पुलिस प्रशासन, जिसमें पुलिस विभाग के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। सेना ही दोहरा कर्तव्य निभाती, विदेशी आक्रमण के समय देश की रक्षा करना और आंतरिक विद्रोह के समय प्रजा के बीच शांति व्यवस्था का दायित्व सेना पर ही होता था। प्रत्येक सरकार के मुख्य शिकदार और प्रत्येक परगने में शिकदार को यह कार्य करना पड़ता था। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में चोर, डाकुओं तथा अपराधियों का पता लगाते थे, दंडित करते थे। सामान्यतः ये अपने क्षेत्र के अपराधियों को अच्छी तरह पहचानते थे। फिर भी यदि वे अपराधियों को खोजने में नाकामयाब हो तो उन्हें मृत्युदंड मिल सकता था। इसी प्रकार गांव में होने वाले अपराधों की जिम्मेदारी मुकद्दम यानी मुखिया की। यदि कुछ गांवों की सरहद पर कोई अपराध होता है तो गांवों से संबंधित मुकदमों की जिम्मेदारी होती थी। अपराध की छानबीन करे और क्षतिपूर्ति का प्रबंधन करे। शेरशाह के पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करते हुए अब्बास खां लिखते हैं कि शेरशाह के राज्य में निर्बल और वृद्धा स्त्री तक अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों की पोटली रखकर यात्रा के लिए निकल सकती थी, किंतु चोर और लुटेरे उसके पास नहीं फटक सकते थे, क्योंकि शेरशाह के दंड का आतंक उन पर सवार रहता था। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था और गुप्तचर पद्धति को पुनर्स्थापित किया था। इस विभाग का अध्यक्ष दरोगा डाक चौकी कहलाता था, जिसके अधीन समाचार लेखक और समाचार वाहक हुआ करते थे और अपने क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं का संकलन कर बादशाह को सूचित करते थे। सभी प्रमुख नगरों, बाजारों में समाचार वाहक और गुप्तचर नियुक्त किए हुए थे और आदेश होता था कि जो भी सूचनाएं हैं शेरशाह के समक्ष पेश होनी आवश्यक है, अतिशीघ्र दरबार में भेज दी जाए। यह विभाग इतनी कुशलता से कार्य करता था कि प्रांत में तैनात सैनिकों के असंतोष अथवा षड्यंत्र की सूचनाएं तथा जमींदारों व जमींदारों की विद्रोहपूर्ण चेष्टाओं का पता तुरंत शेरशाह को चल जाता था। शेरशाह की शासन व्यवस्था सफलता काफी अंश तक उसकी गुप्तचर व्यवस्था पर आधारित थी। व्यापार और वाणिज्य। शेरशाह के शासनकाल में यदि देखें तो बहुत से महसूल, जिन्हें प्रत्येक प्रांत और जिले की सीमा पर प्रत्येक प्रमुख मार्ग पर वसूल किए जाते थे, समाप्त कर दिए कर व्यापार और वाणिज्य की प्रोत्साहन दिया गया। बिक्री के लिए आने जाने वाली वस्तुओं पर केवल 2 चुंगियां लगाई जाएगी। एक उसके आदेश हुए, एक चुंगी तो वह वसूल की जाती थी, जबकि व्यापारिक वस्तुएं उसके राज्य की सीमाओं में प्रवेश करती थी और दूसरी चुंगी इन वस्तुओं के बिक्री के स्थान पर लगाई जाती थी। ये चुंगी कितनी लगती थी इसका की कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु अनुमान ये किया जाता है कि महसूल वस्तु की मूल्य का 2.5% होता था। राज्य के अंदर चुंगी वसूल करने के शेष सभी स्थान बंद कर दिए गए और इन सुधारों से देश के अंदर व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला और
अपेक्षित व्यापारिक समृद्धि भी आई। मुद्रा व्यवस्था शेरशाह के शासनकाल की यदि देखें तो उनके द्वारा भारतीय मुद्रा प्रणाली के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है उनका सुधार। शेरशाह के राज्यारोहण के समय धातु की कमी, प्रचलित सिक्कों की गिसावट, खोटापन, विभिन्न धातुओं के सिक्कों के बीच कोई निश्चित अनुपात न होने के कारण तथा सभी युगों के सिक्के भी प्रचलित होने के कारण मुद्रा प्रणाली एकदम बिगड़ चुकी थी। ऐसे में शेरशाह ने प्रत्येक धातु के पृथक सिक्के जारी किए। सिक्के प्राय 3 धातुओं के होते थे, सोना, चांदी, तांबा। और उसने चांदी का रुपया तथा तांबे की अठन्नियां, चवन्नियां, दोअन्नियां और आने चलाए। चांदी और तांबे के सिक्कों में अनुपात निश्चित कर दिया गया। चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। तांबे का दाम का वजन 330 ग्रेन था। सोने के सिक्के में प्राय 166.4 ग्रेन, 167 ग्रेन और 168.5 ग्रेन के होते थे। रुपया और दाम में 1 और 64 का अनुपात था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का स्थान अरबी लिपि में, कुछ सिक्कों पर नागरी लिपि में अंकित था। इस प्रकार के सिक्के जारी करने के बाद उसने सभी प्रकार के पुराने सिक्कों तथा मिश्रित धातु की मुद्रा प्रणाली को समाप्त कर दिया। राज्य में लगभग 13 टकसालें स्थापित की गई। मुद्रा संबंधी ये सुधार बड़े लाभदायक और सुविधाजनक सिद्ध हुए। इतिहासकार स्मिथ लिखते हैं कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह के द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों की यदि हम बात करें तो शेरशाह के सार्वजनिक कार्य उसकी कीर्ति स्तंभ कहे जा सकते हैं। उसके द्वारा बनाई गई इमारतें, सड़कें उसकी महानता का स्मारक हैं। सबसे पहली सड़क सोनारगांव, बंगाल से रोहतास, बिहार तक बनवाई गई, जिसे सड़क आजम के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी आगरा से जोधपुर तक और चौथी लाहौर से मुल्तान तक। ये सड़कें प्राय सभी महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती थी। इन सड़कों के निर्माण से व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सराय बनाई गई, जिनमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग कमरे होते थे। प्रत्येक सराय के साथ एक कुआं, मस्जिद बनवाई गई। इन सरायों के साथ डाक चौकी होती थी। डाकियों की नियुक्ति हो गई। डाकिये घोड़े पर सवार होकर शाही आज्ञाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। एक सराय से दूसरी सराय तक पहुंचाते थे घोड़ों के माध्यम से। ये सराय जनसाधारण तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी उपयोगी व लाभप्रद सिद्ध हुई। शेरशाह की निर्माण कला का उत्कृष्ट उदाहरण बिहार के अंतर्गत सहसराम में उसकी का मकबरा है। यह अपने ढंग की निराली शानदार इमारत ही नहीं बल्कि इस्लामिक स्थापत्य कला का अच्छा उदाहरण भी है। स्थापत्य कला मर्मज्ञ पर्सी ब्राउन ने भी शेरशाह की इमारतों की कलात्मक शोभा के लिए भूरी प्रशंसा की है। शेरशाह की उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की लगभग सभी इतिहासकारों ने प्रशंसा की। प्रोफेसर श्री राम शर्मा लिखते हैं, उसका जागीरदारों से व्यवहार हमें इंग्लैंड के राजा हेनरी 7 की याद दिलाता है। उसका सैनिक तथा सैनिक प्रशासन प्रशा के महान फ्रेडरिक प्रथम के प्रशासन से कम नहीं था और उसके राजनीति के नियम कौटिल्य के नियमों जैसे ही थे। हमारा टॉपिक चल रहा है तो द्वितीय अफगान साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं शेरशाह सूर। लास्ट लेक्चर में हमने है वो केंद्रीय प्रशासन डिस्कस किया था।